क्या होगा, NH4 का sp3 होगा, प्लस चार्ज है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवैलेंट एटम, कितने हो गए 9, एक प्लस चार्ज है, ठीक है, तो वो काट दें, तो 9 में 1 गया 8, 8 से 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है बेटा, क्लियर, 100% क्लियर। तो वैसे तो वो 5 फार्मूला है, पर आपका सिंपल फार्मूला यही है कि आप इससे जाएं या स्टेरिक नंबर वाला, कि सिग्मा बॉन्ड पेयर काउंट करें सेंट्रल एटम के और लोन पेयर काउंट करें, उनका सम क्या आता है, जो सम आएगा उसे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नए चैप्टर की, ठीक है। तो हम थर्मोकेमिस्ट्री में, हमारा चैप्टर नंबर 9 है, थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इस चैप्टर में काफी सारी बेसिक टर्म्स हैं, तो पहले हम उन बेसिक टर्म्स को जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, उसके बाद टॉपिक जो है कल या परसों शुरू होगी इसकी, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स में पहली बात है कि इसकी थर्मोकेमिस्ट्री की, व्हाट इज अ थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखिए, मान लें कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट की जो बॉन्ड एनर्जी होगी, जो बॉन्ड्स होंगे वो टूटेंगे, तब जाके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेगी। रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगी, यानी केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, यानी जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो बॉन्ड रिएक्टेंट के ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट में बनेंगे, तो जरूर रिएक्टेंट के बॉन्ड की एनर्जी प्रोडक्ट के बॉन्ड बनने वालों से थोड़ी ज्यादा क्या करेगी, वेरी करेगी। पॉसिबल है वेरी करे, पॉसिबल है ना करे। मोर देन 99% केसेस में ऐसे ही होता है कि एनर्जी वेरी करेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगी, पर 100% ऐसे रिएक्शन भी नहीं है। ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनको थर्मोन्यूट्रल कहते हैं, जिसमें एनर्जी चेंज नहीं होती जब रिएक्शन होता है, ठीक है। पर मेजॉरिटी रिएक्शंस जो है, मोर देन 99% रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें एनर्जी चेंज होती है, जिनमें एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। तो व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कि हम इस ब्रांच को यूज करेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए, हीट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। और कोई भी, ये तो केमिकल प्रोसेस की बात करें, अगर कोई फिजिकल प्रोसेस भी होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हो, तो फिर भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, कितना दोगे, हमें थर्मोकेमिस्ट्री गाइड करेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। देखिए, दो वर्ड्स हैं, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो इनकी जो लिटरेरी मीनिंग है, जो लफ्जी मतलब है इसका, वो ये है कि फ्लो ऑफ हीट। पुराने जमाने में थर्मोडायनामिक्स को हीट पर जो है लिमिटाइज किया गया था, कि ये यानी कोई भी एनर्जी अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है या हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी हीट का होना जरूरी था, तो उस ब्रांच को हम किस में पढ़ते थे, थर्मोडायनामिक्स। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ओल्ड डेफिनेशन बता रहा हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म और एनी अदर फॉर्म इनटू हीट एनर्जी। हीट जरूरी था, अब इसको फर्दर जनरलाइज किया गया है, अब थर्मोडायनामिक्स को फर्दर जनरलाइज किया गया है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, या विच डील्स विद एनी स्टडी विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हीट की लिमिटेशन खत्म हो गई, कोई भी एनर्जी किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ये बात समझ रहे हैं कि पहले सिर्फ हीट एनर्जी का होना जरूरी था, लाजिम था थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए या पढ़ने के लिए। यानी अगर हीट एनर्जी किसी और में कन्वर्ट हो या कोई और एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो तो हम थर्मोडायनामिक्स कहते थे। अब जनरल है, अब थर्मोडायनामिक्स एक जनरल टर्म है कि कोई भी एनर्जी, मान लें केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में हुई, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में हुई, अब दोनों में हीट एनर्जी नहीं है, पर पढ़ेंगे हम किसमें, थर्मोडायनामिक्स। ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं बेटा। तो ओल्ड और न्यू डेफिनेशन की बात आपको समझ आ गई, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक टर्म है आपकी, सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सिस्टम। अब देखिए, जब भी आप लेबोरेटरी में जाते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई मटेरियल दिया जाता है, एपरेटस दिए जाते हैं, ठीक है, कि आप भाई एक्सपेरिमेंट करें। मान लें कि आप बॉइलिंग पॉइंट मालूम करते हो, ठीक है,
आप किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे हो, आप किसी लिक्विड का क्या कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट, तो किसी न किसी कंटेनर में आप लोगे उसको, ठीक है। मान लें कि मैंने बीकर लिया है, बीकर में मैंने जो है क्या किया है कि इसको हीट करना शुरू किया, लेट क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम इसको दे रहे हैं, तो जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अंदर क्या चीज है, पानी है, लिक्विड है, या मान लें आपने कोई भी कंपाउंड लिया हुआ है, तो अगर मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैं इसको बॉयल कर रहा हूं ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के, ठीक है, मैं इसको क्या किए जा रहा हूं, बॉयल किए जा रहा हूं, तो तब तक मेरी कंसंट्रेशन इसी गिलास में, इसी बीकर में अटकी रहेगी जब तक ये लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता, जब तक इथाइल अल्कोहल क्या नहीं हो जाता, बॉयल नहीं हो जाता, तब तक मेरा सारा ध्यान, मेरी सारी कंसीडरेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन इस बीकर के अंदर होगी। तो एनी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स जिसको आप स्टडी के लिए कंसीडर कर रहे हो, अभी मैं किसको कंसीडर कर रहा हूं, अभी मैं इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल किस चीज में पड़ा हुआ है, बीकर में पड़ा हुआ है, तो मेरा सारा ध्यान बीकर के अंदर होगा। और बीकर में मैंने और क्या चीज ऐड की हुई है, मैंने थर्मामीटर रखा हुआ है टेम्परेचर नोट करने के लिए। तो जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है, मैं थर्मामीटर को देख रहा हूं, देखता ही जा रहा हूं, फिर अल्कोहल को देख रहा हूं कि भाई बॉयल हो जा, बॉयल हो जा, बॉयल हो जा, और ये बॉयल आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, हो रहा है। एक लिमिट आई कि टेम्परेचर 78 पे फिक्स हो गया, फर्दर नहीं बढ़ रहा, फर्दर नहीं बढ़ रहा, मतलब ये हुआ कि इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब तक ये बॉयल नहीं हुआ था तो मेरी सारी कंसंट्रेशन बीकर के अंदर थी। द सिस्टम इज व्हाट, द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसीडरेशन, विच इज अंडर कंसीडरेशन, जिसको हम साइंटिफिक पर्पज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो बीकर हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो बीकर इज व्हाट, अवर सिस्टम, बीकर हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो बीकर अगर हमारा सिस्टम है, यानी ये जो बीकर है, इनसाइड बीकर जो है, इनसाइड बीकर क्या है, हमारा सिस्टम है, ठीक है, हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो भाई आउटसाइड बीकर क्या है, आउटसाइड बीकर जो होल यूनिवर्स है सिस्टम के अलावा, क्योंकि सिस्टम में हमने एक ही चीज सिलेक्ट की है स्टडी के लिए, वो हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्स में बाकी सारी चीजें उस सिस्टम को छोड़ के क्या है, वो सराउंडिंग है, सराउंडिंग है। तो देखें एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसके अंदर सिस्टम है, जिसके बाहर सराउंडिंग है, तो उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। उस मीडियम को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री। यानी बीकर हमारा क्या है, बीकर इटसेल्फ क्या है, बीकर एक बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर क्या है, सिस्टम है, बाउंड्री के बाहर क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब सिस्टम और सराउंडिंग, बाउंड्री जो है आपकी, बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। अब यहां पे बाउंड्री क्या है, रियल है या इमेजिनरी है? बीकर जो है रियल बाउंड्री है या इमेजिनरी बाउंड्री है, क्या है? बीकर क्या चीज है, बीकर एक रियल बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल आप बायो की क्लास ले रहे हैं, आप स्केलेटन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप स्केलेटन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें गुड्डा जैसे ही बनेंगे, अब स्केलेटन में ये चीजें होंगी तो नहीं, पर मैं सपोज करते हैं, तो क्या आप इसको बॉक्स में रख के पढ़ेंगे? आप इसको ओपन करके, टीचर आप सरायाज आपको इसको ओपन करके पढ़ाएगा। अगर आप लेबोरेटरी में हैं, आप स्केलेटन देख रहे हैं, ठीक है, वैसे सरायाज ही लग रहा है, पतला सा, ठीक है। तो ये जो स्केलेटन जब आप पढ़ोगे तो आप उसको बॉक्स में रख के कर नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आप उसको ओपन करके पढ़ोगे। तो यहां पे जो बाउंड्री होगी, यहां पे बाउंड्री आप इमेजिनरी ले रहे हो, ठीक है, दिस इज व्हाट, इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो बाउंड्री जो है रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। तो रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड अ बाउंड्री। तो यहां पे हमने तीन चीजें डिस्कस की, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है या कुछ डाउट है तो पूछ ले। ओके क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई सिस्टम के टाइप्स पे आते हैं। तो सिस्टम ओपन भी हो सकता है, सिस्टम क्लोज भी हो सकता है, सिस्टम जो है आपका आइसोलेटेड भी हो सकता है। तो सिस्टम जो है हमारे पास ओपन है,
ओपन सिस्टम क्या होता है? मान लिया आप घर में चाय बना रहे हैं, ठीक है, आप घर में, यार ये मुझसे पतीला नहीं बन रहा, ठीक है, मान लिया आप इसमें चाय बना रहे हैं, ठीक है, यू आर मेकिंग द टी। ये आपको हीट एनर्जी जो है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये बाहर मौजूद है, अंदर आपकी चाय बन रही है, ठीक है, टी, चाय बन रही है, ठीक है। जैसे ही चाय गर्म होगी, दूध बॉयल होना शुरू होगा, तो वहां से वाटर वेपर्स जो हैं, वेपर की बात करें तो क्या हुआ, मास, मास की बात करें तो क्या हुआ, मेटर, ठीक है। अगर आपका सिस्टम, अगर आपके सिस्टम में एनर्जी इन भी होती है, एनर्जी आउट भी होती है, एनर्जी इन भी होती है, यानी आप चाय बना रहे हो तो क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्मी कहां से आएगी, सराउंडिंग से आएगी, क्योंकि इस पतीले के अंदर आपका सिस्टम चाय मौजूद है, तो चाय बन रही है। चाय तब बनेगी जब आप हीट दोगे, हीट कहां से आएगी, सराउंडिंग से आएगी, तो सराउंडिंग से हीट अंदर आ रही है, उससे क्या हो रहा है कि सिस्टम गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद उसके वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम में एनर्जी इन एंड आउट भी हो रही है, और मैटर भी जो है इन एंड आउट हो रहा है, वेपर्स बाहर जा रहे। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से मैटर भी एक्सचेंज करे, मास भी एक्सचेंज करे और एनर्जी भी एक्सचेंज करे, तो उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम, यानी जब आपने चाय बना रहे थे, ठीक है, तो बनने से पहले भी वेपर निकल रहे थे पर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, पर जब चाय बन जाती है, जब लिक्विड गर्म हो जाता है, तो हमें वेपर विजिबली दिखाई देते हैं कि भाई निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, और चाय गर्म होती है, ये भी हमें महसूस होता है। अगर आपको महसूस नहीं होता तो आप वो जो चाय बनाई है आपने, उठा के आप एक कप अपने हाथ पे के ऊपर डाल दें, फिर आपको पता चलेगा कि चाय गर्म थी, ठीक है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तजर्बे करोगे, ठीक है। तो आपको पता चला कि चाय गर्म थी। गर्म कैसे हुई, तो सराउंडिंग से हीट अंदर आई थी, सराउंडिंग से हीट अंदर आई थी, इस वजह से चाय क्या हुई, गर्म हुई, ठीक है, इस वजह से चाय क्या हुई, गर्म हुई। तो ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी भी एक्सचेंज करे, अपनी सराउंडिंग से मैटर भी एक्सचेंज करे, तो उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। आप कभी गलती खुद भी कर लिया करो हमजा, तो एक मरतबा करके सबको बताना, फोटो भेजना कि देखे मेरा हाथ कैसे जला था, सबूत के तौर पे कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब चाय अपने ऊपर गिराई थी, ठीक है, और उसके गिरने के बाद मैंने बर्नौल लगाई थी। यस, बिल्कुल, सो भी अच्छी सलाह है ना। तो भाई क्लोज सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम, मान लिया आपने कंटेनर को बंद कर दिया, ठीक है। अब कंटेनर जो है ये कंडक्टर है, ये चीज ध्यान में रखें कि इंसुलेटेड नहीं है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। आप इसको गर्म किए जा रहे हो, आप इसको गर्म किए जा रहे हो, अंदर कोई भी चीज पड़ी है, मान लें कि भाई वाटर पड़ा हुआ है अंदर, ठीक है, तो आप इसको गर्म किए जा रहे हो और ये कंडक्टर है, तो बताएं गर्म होगा कि नहीं होगा, गर्म होगा कि नहीं होगा, गर्म होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इंसुलेटर नहीं है, गुड कंडक्टर है, तो ये गर्म होगा। गर्म होगा मतलब एनर्जी सिस्टम से, सराउंडिंग से कहां आ रही है, सिस्टम के अंदर आई है, एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम द सराउंडिंग टू द इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। तो अगर सिस्टम गर्म हो गया, आपने गर्मी देना बंद कर दी, अब सिस्टम ठंडा होगा या गर्म ही रहेगा, सिस्टम क्या होगा, ठंडा होगा या गर्म ही रहेगा। एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, क्योंकि ये गर्म हो चुका है, तो अगर आप हीटिंग बंद कर दोगे तो इसकी जो हीट है अब सराउंडिंग में जाएगी, यानी हीट ड्यूअल एक्सचेंज हो रही है, सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो रही है, सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो रही है, यानी ये सिस्टम हमारा जो है दोनों काम कर रहा है कि एनर्जी इन एंड आउट कर रहा है। पर क्योंकि इसके बंद होने की वजह से क्या वाटर के गर्म होने के बाद वेपर जो है, मास जो है वो आउट होगा, मास या मैटर आउट होगा, नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम जो मैटर एक्सचेंज ना कर सके पर एनर्जी एक्सचेंज कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। तो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम में ये होगा कि हमने इसके बाहर एक इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है। तो बेड कंडक्टर की वजह से बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी, अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, यानी सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। और क्लोज होने की वजह से बाहर का मैटर अंदर नहीं आएगा, अंदर का मैटर बाहर नहीं जाएगा।
तो आप क्या कहोगे? तो ये जो सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। अब दुनिया में कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, पर आप थोड़ा सा उसको जो है प्रिजर्व कर सकते हो चीजों को। जैसे हम घर में थर्मास यूज करते हैं, थर्मोफ्लास्क यूज करते हैं, ठीक है। तो आप चीजों को जो है या हॉट पॉट यूज करते हैं घर में, तो थोड़ी देर तक आप उसको, एक दिन तक या 1.5 दिन तक आप उसको थोड़ा गर्म रख सकते हो। पर ये नहीं है कि आज आपने चाय बनाई है, ठीक है, फिर अगले साल आपका बर्थडे है, फिर आप कहें कि मुझे वही चाय पीनी है। आप पी लें, ठीक है, आप पी सकते हैं, ठीक है, पी लें। उसके बाद जो है ना वो गाड़ी आएगी, वो जो टूणू टूणू टूणू, वो नहीं कहते जो ऊपर ये बत्ती चलती रहती है, एम्बुलेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। पता नहीं वो पॉइजन बन चुकी हो, क्या बन चुकी हो, क्या पता। तो ये तीनों सिस्टम आपको समझ आ गए कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है और आइसोलेटेड क्या होता है? जल्दी बताएं। हैव यू गॉट दिस? ओके, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, पर इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन, और इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होता है? ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। यानी सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या है, उस पे डिपेंड करे, पर इस चीज पे डिपेंड ना करे कि उस सिस्टम में चेंज कैसे आई है, सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कैसे आया है, इस चीज से उसके वैल्यू पे फर्क ना पड़े, तो उस प्रॉपर्टी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। अब सिस्टम में वो प्रॉपर्टी चेंज कैसी हुई, कितने स्टेप्स में हुई, कहां से चल के हुई, उस पे वो इंडिपेंडेंट हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, भैया आपका टेम्परेचर हो गया, डेल्टा टी लिखते हैं, तो T2 माइनस क्या होगा? T1 होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो डेल्टा टी इज व्हाट? चेंज इन। यानी ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो चेंज पे बिलीव करे, चेंज पे मालूम कर सकें। भाई डेल्टा जी हो गया चेंज इन फ्री एनर्जी, G2 माइनस G1। डेल्टा एच हो गया चेंज इन एंथैल्पी, H2 माइनस H1, ठीक है। और डेल्टा ई हो गया इंटरनल एनर्जी, E2 माइनस C1, ठीक है। जिस भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के लिए आप डेल्टा वर्ड यूज करते हो, चेंज इन प्रॉपर्टी वर्ड यूज करते हो, वो आपकी स्टेट फंक्शन होगा। और स्टेट फंक्शन जो है डेल्टा वी हो गया, V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये जो स्टेट फंक्शन होता है, ये एक थर्मोडायनामिक ऐसी प्रॉपर्टी है। अब ये आपका टेम्परेचर T1 से T2 में कैसे गया, इस प्रॉपर्टी का इससे लेना देना ना हो। इनिशियल वैल्यू क्या था, फाइनल वैल्यू क्या है, हम चेंज इन प्रॉपर्टी मालूम कर सकें, हम चेंज इन प्रॉपर्टी मालूम कर सकें, ठीक है, हम चेंज इन प्रॉपर्टी मालूम कर सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट किस पे होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, स्टेप्स, वे, मैनर, कि सिस्टम में चेंज कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है, कितने स्टेप्स में आ रही है, ठीक है, किस मैनर में हो रही है, किस वे से हो रही है, किस पाथ से हो रही है, उससे इस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना ना हो, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल कहते हैं। बस एक चीज समझ लें कि हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शंस। ये जो दो चीजें हैं स्टेट फंक्शंस नहीं होते। कौन? हीट एंड वर्क।
हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शंस। हाँ, हीट एक कंडीशन पे हो सकती है, हीट एक कंडीशन पे हो सकती है। कौन सी कंडीशन है वो? इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा पूछ ले तो मैं आगे बढ़ूं। ओपन सिस्टम खदीजा, ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। देखिए आप लोग खाते हो, ठीक है, खाने के बाद फिर जो है ना सुबह को एक प्रोसेस होता है, तो ह्यूमन इज अ ओपन सिस्टम, ठीक है। सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, तो ह्यूमन बीइंग इज अ ओपन सिस्टम। यहां पे कोई प्रॉब्लम? फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, यहां पे कोई प्रॉब्लम बेटा? चलें तो नेक्स्ट पे आते हैं कि हीट जो है, हीट कैन बी स्टेट फंक्शन। नोट करने की बात है, हीट स्टेट फंक्शन हो सकती है कंडीशन पे। नंबर 1, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हम हीट नहीं कहेंगे, ये टर्म हो जाएगी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की सिंपल डेफिनेशन यही है, द हीट एक्सचेंज और अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो अगर हीट जो है, Q जो है, हीट जो है, ये स्टेट फंक्शन तब हो सकती है अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो हीट एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके? इंटरनल एनर्जी के। फिर भी आपकी जो है हीट जो है वो क्या हो जाएगी? स्टेट फंक्शन हो जाएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट रखें फिर भी, और प्रेशर कांस्टेंट रखें फिर भी, पर अगर आप ये दोनों चीजें वेरी करते हैं तो फिर हीट आपका स्टेट फंक्शन नहीं होगा। ये सिंपल सी बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? फिर मैं आगे बढ़ूं, ओके, क्लियर? तो हीट कंडीशनल है, इट कैन बी स्टेट फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम वापस आते हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है? अब देखिए, मान लें कि ये पेन मेरा सिस्टम है। अब ये पेन की जो कंडीशन है, इस पेन की जो भी कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो भी कंडीशन है, ये इसी कंडीशन में ही रहेगा। जब तक ये इसी कंडीशन में रहेगा, हम कहेंगे अ सिस्टम इज सेड टू बी इन पर्टिकुलर स्टेट, के सिस्टम एक स्टेट में है। कब तक रहेगा? जब तक हम इसके स्टेट फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो अभी जो जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की स्टेट फंक्शन, अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते, अगर हम इसका प्रेशर चेंज नहीं करते, अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज नहीं करते, अगर हम इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करते, तब तक ये इसी कंडीशन में रहेगा। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। या आप स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप स्टेट ऑफ सिस्टम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। किस तरह से? कि भाई अ सिस्टम इज सेड टू बी इन पर्टिकुलर स्टेट व्हेन ऑल इट्स स्टेट वेरिएबल्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज और सर्टेन वैल्यूज। कि एक सिस्टम जो है तब तक उसी कंडीशन में रहेगा, तब तक उसी स्टेट में रहेगा, जब तक उसके ऑल स्टेट वेरिएबल्स जो हैं उनका वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये बात समझ आ रही है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम? कि द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम। और सिस्टम इस कंडीशन में कब तक रहेगा? व्हेन इट हैज फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ इट्स स्टेट वेरिएबल्स। बात समझ आई बेटा? जल्दी कमेंट करें, बात समझ आई आपको? फिर मैं आगे बढ़ूं। हैव यू गॉट द पॉइंट? आ गई, ओके, ठीक है। तो अगर सिस्टम की आप स्टेट चेंज करना चाहते हो तो सिस्टम की दो स्टेट होती हैं, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट, तो मुझे बताएं, मैंने कोई स्टेट फंक्शन चेंज नहीं किया, मैंने कोई भी स्टेट फंक्शन चेंज नहीं किया, तो मुझे सिंपल इतना बताएं, मुझे सिंपल इतना बताएं, ठीक है, सिस्टम की इनिशियल स्टेट है या फाइनल है? मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो सिस्टम की इनिशियल स्टेट है या फाइनल है? खाली स्टेट है ना, इनिशियल है ना फाइनल है। इनिशियल फाइनल तब यूज करोगे जब आप चेंज करोगे, तो सिस्टम अपनी इनिशियल से चेंज हो जाएगा। अब हमने कुछ नहीं किया, तो सिस्टम इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट ऑफ की यही तो डेफिनेशन है बेटा, स्टेट की यही तो डेफिनेशन है कि जब तक स्टेट वेरिएबल फिक्स रहेंगे, सिस्टम अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा। जब आप चेंज करोगे, तब वो इनिशियल से कहां चला जाएगा? फाइनल में चला जाएगा। तो व्हाट इज इनिशियल स्टेट? द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम
the description of system before it undergoes any change, कि जब तक सिस्टम में कोई चेंज नहीं आई, आप चेंज लाना ही नहीं चाह रहे तो सिस्टम स्टेट में है, आप चेंज लाने जा रहे हो, ला रहे हो, या सिस्टम में चेंज आ गई है, तो पहले क्या हालत थी उसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे, चेंज आने के बाद हालत क्या थी, बिफोर को आफ्टर कर लें तो आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो सिंपली डिफाइन कैसे करोगे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम बिफोर इट अंडरगोज एनी चेंज इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम आफ्टर इट अंडरगोज एनी चेंज इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। क्या ये तीनों टर्म्स क्लियर है बेटा? क्या ये तीनों टर्म्स क्लियर है? क्या ये तीनों टर्म्स क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है ये भी कर लिया, थर्मोडायनामिक्स भी कर लिया, हमने सिस्टम के टाइप्स भी कर लिया, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, हमने सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री भी कर लिया, हमने स्टेट ऑफ द सिस्टम भी कर लिया, फिर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट भी कर लिया, हमने स्टेट फंक्शन भी कर लिया। अब आते हैं कि सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम? व्हाट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए, मान ले मेरा यही सिस्टम है, मेरे हाथ में यही है, ठीक है। सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं? द इजीली मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम इजीली मेजर कर सकें। नोट कर लें, द इजीली मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम की जो इजीली मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैं इसकी क्या इजीली मालूम कर सकता हूं? क्या मैं इसका मास मालूम कर सकता हूं? यस, आई कैन डू इट। क्या मैं इसका वॉल्यूम मालूम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं इसकी लेंथ मालूम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं इसको हीट करके इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की जो हम इजिली मेजर कर सकते हैं। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो इजिली मेजर हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो इजिली मेजर हो सकती हैं वो दो किस्म की हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। है क्या कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम की अमाउंट का इन प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं होता। सिस्टम की अमाउंट चेंज करने से इन प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। मान लें ये अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट, उसके बाद ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अमाउंट बाई 1 kg है, अमाउंट 2 kg है। अमाउंट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगी? क्या 1 किलोग्राम वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है तो 2 kg 200 पे बॉयल होगा या 100 पे ही होगा? 100 पे होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? कौन सी प्रॉपर्टी है? तो अमाउंट चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ा तो हम कहेंगे कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी, उसके बाद सरफेस टेंशन। अब देखें, एक किलोग्राम पानी है, उसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो इनवर्ड पुल है, यानी सरफेस टेंशन जो है, उनका फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो उतना ही होगा जितना 2 kg में होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी, 1 किलोग्राम पानी को आप नीचे गिराएं, 2 किलोग्राम पानी को आप नीचे बहाएं
तो दोनों में रुकावट किस में ज्यादा होगी बहने में? 1 किलो में ज्यादा होगी या 2 किलो में ज्यादा होगी? 1 किलो में ज्यादा होगी या 2 किलो में? सेम होगी। तो विस्कोसिटी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर, 1 किलोग्राम पानी है, समंदर भरा पड़ा है कराची में, दुनिया में समंदर ज्यादा है, तो अगर अमाउंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता तो कराची वाले लोग तो उड़ रहे होते, क्योंकि पूरा समंदर वेपोराइज हो रहा था, अमाउंट ज्यादा थी, तो बंदे जो है वो उड़ रहे होते। ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसका भी अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक और जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कंसंट्रेशन। व्हाट यू से? कंसंट्रेशन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्यों है? कौन बताएगा क्यों है? होगी, देखें, मान लें हमारे पास 1 मोलर NaOH है। अब इसका मतलब क्या हुआ 1 मोलर NaOH का? इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारे पास 40 ग्राम NaOH के इन 1000 मिलीलीटर है। 40 ग्राम किस में है? 1000 मिलीलीटर में। अब हमने क्या किया, हमने इससे 250 मिलीलीटर क्या कर दिए? माइनस कर दिए। ठीक है, तो 250 मिलीलीटर, मुझे ये बताएं सॉल्यूशन कैसे बनती है? होमोजीनियस मिक्सचर से या हेट्रोजीनियस मिक्सचर से? सॉल्यूशन कैसे बनती है? होमोजीनियस मिक्सचर से। अच्छा, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन टू द बॉटम होते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द होल सॉल्वेंट होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेटल तो नहीं होते, वो तो सस्पेंशन हो जाएगी मोहसिन। यूनिफॉर्मली, तो आपके पास 1000 मिलीलीटर में ये जो 40 ग्राम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो जब आपने 250 मिलीलीटर इसके सेपरेट किए तो कितना मास होगा उसमें? आप इजीली बता सकते हो, उसमें तो 10 ग्राम होगा। क्या मैंने सही लिखा है? क्योंकि मैंने 4 टाइम इसको वॉल्यूम को क्या किया, कम किया है, तो 4 टाइम मास भी कम हो जाएगा। तो आप भाई मोलरिटी हमने कैसे मालूम की थी? हमने कहा था कि मोल अपॉन लीटर। ठीक है, तो पहले 1 मोल था 1 लीटर था, अब क्या हुआ कि अब जो है आपके 0.25 क्या हो गए? मोल हो गए, क्योंकि 10 ग्राम हो गए। और लीटर कितना हो गया? वो भी तो 0.25 लीटर हो गया। ठीक है, वो भी तो 0.25 लीटर हो गया। बताएं रेशो सेम रहा या चेंज हुआ? रेशो सेम रहा या चेंज हुआ? रेशो पे क्या फर्क पड़ा? सेम रहा। यानी कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बात समझ आई बेटा कि कंसंट्रेशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, ठीक है, बात समझ आ गई कि कंसंट्रेशन क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये जो है ये प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। अगर आप अमाउंट डबल कर लेंगे, आप अमाउंट डबल कर लेंगे तो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर आप अमाउंट को हाफ करते हैं तो प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी। मान लें एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है मास, हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास है पार्टिकल्स। ठीक है, मोल्स में पार्टिकल्स आ गए। हमारे पास है एंथैल्पी, हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी, हमारे पास है एंट्रोपी। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास पे डिपेंड करती हैं। 1 किलोग्राम पानी 1 लीटर जगह ऑक्यूपाई करेगा। 2 किलोग्राम पानी हमने अमाउंट डबल की, 2 लीटर जगह ऑक्यूपाई करेगा। यानी अमाउंट डबल करने से वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। वॉल्यूम डबल हो गया, उसके बाद अमाउंट डबल करने से 1 लीटर में 55.55 मोल्स होते हैं वाटर के, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 111 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे। तो मोल्स क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, तो पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। अब हर सब्सटेंस के पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। वो इंटरनल एनर्जी जो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स उतनी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि भाई वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी है, तो जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे उतनी वो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इंटरनल एनर्जी हो गया। एंथैल्पी का मिसाल ले लें, आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हो तो मान लें कि उसमें आपको 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो अगर 2 मोल ब्रेक करोगे तो कितनी एनर्जी चाहिए? एंथैल्पी कितनी चाहिए होगी आपको? 200 किलो जूल चाहिए होगी। यानी
ये प्रॉपर्टी जो है अमाउंट डबल करने से डबल हो जाएगी, अमाउंट हाफ करने से हाफ हो जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? डेंसिटी इसी में आएगी ना, विस्कोसिटी और डेंसिटी सेम थिंग है बेटा, इसी में आएगी। ओके चले, उसके बाद हम आते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? अब इंटरनल एनर्जी क्या है कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम किस न किस चीज का बना होगा, यानी हम केमिस्ट्री के वर्ड की बात करें तो सबस्टेंस है। एनी सबस्टेंस हैव स्टोर्ड एनर्जी, उसके पास स्टोर्ड एनर्जी होती है जो किसका सम होती है? ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अब काइनेटिक एनर्जी तीन किस्म की होती हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। तो उसको आप जोड़ कर दोगे किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होती है, किसमें? सिस्टम में। तो हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज सारी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं, यानी ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये नॉट अ पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन, जहां पे भी वर्ड यूज हो कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये पाथ पे, वे पे, मैनर पे, स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करेगी। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ all types of kinetic energies and potential energy। all types of kinetic energy and potential energy को हम कहेंगे internal energy। ठीक है, हम क्या कहेंगे? internal energy कहेंगे। ठीक है, और internal energy जो है वो एक state function होता है। internal energy क्या होता है? एक state function होता है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके तो उसके बाद हम एक छोटी सी जो है चीज कर लेते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। उसके बाद मैं सफर को देता हूं। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? 5 मिनट बस मुझे दे। तो व्हाट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शन? मैं यहां पे ही कर लेता हूं। पहली बात कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन होते क्या है भाई? ऐसे रिएक्शन में जिसमें मैटर चेंज के साथ एनर्जी भी चेंज हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये रिएक्शन है कोई भी भाई, मीथेन को आपने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हमें हीट एनर्जी मिलेगी जिससे हम कुकिंग करते हैं। तो एनर्जी क्या हुई? प्रोडक्ट में बनी, यानी रिलीज होगी। ठीक है, आपने क्या किया कि मीथेन को एनर्जी दी और वो टूट गया, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको गर्म किया इन द एब्सेंस ऑफ हीट, तो ये इसने काला कार्बन और गोरा हाइड्रोजन बना दिया। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन जो हैं, एक ने क्या किया कि यहां पे रिएक्टेंट जो थे, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा थी, उसने प्रोडक्ट बनाने के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल दी। यहां पे रिएक्टेंट में कम एनर्जी थी तो इसने क्या किया कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेके प्रोडक्ट बनाई। तो यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो अब क्या चीज है? अब ये चीज है कि इन दोनों रिएक्शंस में क्या हुआ है कि जब मेटर की कंपोजिशन चेंज हुई है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। तो रिएक्टेंट में एक किस्म के बॉन्ड होते हैं जो कि टूटते हैं,
प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो अब रिएक्टेंट के बॉन्ड की और प्रोडक्ट के बॉन्ड की क्या बॉन्ड एनर्जी सेम होगी? क्या बॉन्ड एनर्जी सेम होगी या चेंज होगी? चेंज होगी। चेंज होगी यानी जब ये रिएक्शन होगा तो इसमें एनर्जी चेंज होगी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मैटर चेंज होने के साथ साथ, मैटर की कंपोजिशन चेंज होने के साथ साथ एनर्जी भी चेंज हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये आखिरी चीज जो करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडो माना इन, एंडो का मतलब इन, थर्मो मींस हीट, कि हीट एनर्जी सिस्टम में दाखिल हो, हीट एनर्जी सिस्टम में ऐड करें फिर जाके रिएक्शन हो। एक्सोस मींस आउट, यानी सिस्टम से एनर्जी खारिज होगी, सिस्टम में एनर्जी इन हो। ठीक है, यानी मान लें कोई रिएक्शन है, जैसे हमने अभी किया था कार्बन मीथेन जो गैस है, इसमें अगर हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अगर हम ये एनर्जी नहीं देते तो रिएक्शन नहीं होगा। यानी हमने क्या किया है, हमने, ये हमारा सिस्टम था, ये हमारा सिस्टम था, सिस्टम में हमने क्या किया, एनर्जी दी, तब रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक रिएक्शन in which energy is absorbed by the system from the surrounding कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग से, बाद में प्रोडक्ट बने। तो यानी प्रोडक्ट में दो एनर्जीज हैं, एक रिएक्टेंट की जो थी, दूसरी जो हमने सराउंडिंग से एक्स्ट्रा एनर्जी दी, दोनों प्रोडक्ट में शामिल हैं। तो मुझे बताएं रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा या प्रोडक्ट की? तो रिएक्टेंट की जो है वो क्या था, लो एनर्जी थी, और प्रोडक्ट की जो है वो क्या हो गई, हाई एनर्जी हो गई, हाई एनर्जी। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कम एनर्जी है, प्रोडक्ट की ज्यादा एनर्जी है। मुझे बताएं जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वो स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है। तो मुझे बताएं एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट स्टेबल होंगे या प्रोडक्ट स्टेबल होंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट स्टेबल होंगे या प्रोडक्ट? जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। फिर ये क्या होगा, आप लेस स्टेबल कहें या आप कहें कि ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव कह लें या लेस स्टेबल कह लें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आती है कि जो मोर स्टेबल होगा उसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या जो लेस स्टेबल होगा उसके बॉन्ड स्ट्रांग होंगे? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग होंगे या प्रोडक्ट के स्ट्रांग होंगे? किसके बॉन्ड किसके स्ट्रांग होंगे? मैं एक रिएक्टेंट के बॉन्ड क्योंकि मोर स्टेबल हैं तो स्ट्रांग बॉन्ड होंगे। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड होंगे, इनके क्या होंगे, वीक बॉन्ड होंगे। ये बात समझ आ गई बेटा? तो एक्सो में क्या होता है, सेम चीज, हमने क्या किया कि मीथेन को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर बना, वाटर के साथ साथ हमें हीट एनर्जी मिली जिससे हमने कुकिंग की। तो क्या हुआ है कि प्रोडक्ट के पास हाई एनर्जी थी, जब रिएक्टेंट के पास हाई एनर्जी थी, जब प्रोडक्ट बनी तो प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी बनी जो कि सिस्टम से निकल के कहां चली गई, सराउंडिंग में। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज व्हाट, एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम से एनर्जी निकल के सराउंडिंग में जाए और प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी कम रह जाए, रिएक्टेंट की ज्यादा हो। अब रिएक्टेंट की हाई एनर्जी है तो ये क्या होंगे, लेस स्टेबल, ये क्या होंगे, मोर स्टेबल, स्ट्रांग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा।